ओके बेटा, आज हम करेंगे अब नॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास में भी वैन ऑफ फैक्टर मीन, ठीक है, उसके बेस्ड क्वेश्चंस। सो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि अब नॉर्मल मोलर मास किसको बोलते हैं। अब नॉर्मल मोलर मास में क्या है कि ये कहता है कि आपने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। अब ये कहता कि जब आपने स्ट्रिक्टली ये बोला है कि नंबर पे डिपेंड करती है, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो भी आपका सोल्यूट है, NaCl हो गया या ग्लूकोज हो गया या एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड हो गया, तो कहता ऐसा कोई भी सोल्यूट आप डालते हो, आपको देखना है कि जब आप इसका सोल्यूशन बनाते हो, क्या वो डिसोसिएट हो रहा है या वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है या वो एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, मतलब जितना आपने डाला हो जुड़ के वो, अगर 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 50 रह जाए, 2 डाले हैं तो 1 की रह जाए, एसोसिएट कर रहा है। तो कहता अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब तो जो आपका मोलर मास है वो सही आएगा। लेकिन अगर आपका सोल्यूशन बनाने के बाद डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहा है, तब आपका जो मोलर मास कैलकुलेशन है वो गलत आएगी। ये जो हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसका जो मेन पर्पस है वो होता है मोलर मास की कैलकुलेशन। जो सॉल्यूट का मोलर मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। पर हम ये अज्यूम करते हैं कि सॉल्यूट की फर्दर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगी, जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज या ये नॉन पोलर कंपाउंड्स जब हम डालते हैं सोल्यूशन में, तो उसकी आगे डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होती है। तो उसके लिए जो हम वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू है वो 1 लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि NaCl है, अगर आप NaCl को डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है, मतलब आपने डाला अपनी तरफ से 1 मोल था, लेकिन ये 2 मोल्स हो गए, तो नंबर ही चेंज हो गया। या फिर आपने एसिटिक एसिड डाला, आपने 2 मोल एसिटिक एसिड डाला, लेकिन जब ये सॉल्यूशन में अंदर गया तो 2 एसिटिक एसिड के मोल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ऐसे एसोसिएट करके 1 की रह गई। ठीक है, तो कहता अगर सॉल्यूट की एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है, तो जो आपका मोलर मास है वो सही नहीं आएगा, वो अब नॉर्मल मोलर मास होगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा, हर एक सोल्यूट का आपको वैन हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर्मूलाज में, जिससे आप ये कंसिडर करोगे कि इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कहता है जो 4 फॉर्मूलाज हमने किए थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, that becomes I into XB, mole fraction of solute. Second, delta TB becomes delta TB is equal to I into KB into M. Third, delta TF becomes I into KF into M. And fourth, pi is equal to ICRT. ठीक है, वो कंबाइंड। तो ये 4 फॉर्मूलाज में आपने क्या किया, वैन हॉफ फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि आपका जो मोलर मास है वो सही आए। ठीक है, आई थिंक आप यही लिख रहे हो ना, तो मैं वेट कर लेती हूँ, अदरवाइज मैंने आगे करना है। हम्म, तो
ये कहता कि चारों फॉर्मूलाज में अभी तक जो भी हमने किए थे ना, जो इन टेक्स्ट भी एनसीईआरटी में एग्जांपल है, उसमें उन्होंने सॉल्यूट ही ऐसा लिया था जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करता, नॉन पोलर्स है, जैसे जीन फ्रैगमेंट बोल दिया उन्होंने, या ग्लूकोज बोल दिया, सुक्रोज बोल दिया, जो फर्दर डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं किया था, वही वाले एग्जाम्पल्स उन्होंने लिए थे, उन्हीं के न्यूमेरिकल्स उन्होंने दिए थे इन टेक्स्ट। लेकिन अदरवाइज आपको हर के लिए देखना है, आई के साथ फॉर्मूला को यूज कर लो और आई को पुट करो, चाहे वन ही पुट करो, ठीक है। तो इसने कहा ये जो वैन हॉफ फैक्टर है, इसको फिर हम तीन फॉर्म में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज वैन हॉफ फैक्टर, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट ऑल थ्री फॉर्मूलाज, कोई वैसे डेफिनेशन नहीं है, ये फॉर्मूलाज ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल, अब नॉर्मल, ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड, ये मेरे को तो थोड़े वो लगते हैं कि किसी बुक में कुछ दिया होता है, किसी बुक में कुछ दिया होता है, तो मैं एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटर उसमें कंफ्यूजन हो जाता था मुझे, तो मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ ए अपॉन बी, ए बी याद रख लेती हूँ कि ऊपर जो चीज आएगी वो आफ्टर वाली आएगी, आफ्टर अपॉन बिफोर। मतलब ये जो हमने चैप्टर में पहले फॉर्मूला पढ़े होते हैं जहां हमने आई नहीं यूज किया होता, वो बिफोर हो गया, और जिसमें आई यूज करते हैं वो आफ्टर वाला हो गया। तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि सब में आफ्टर वाली चीज ऊपर और बिफोर वाली नीचे, जैसे कि हम हेलो नीचे मैडम, एक बोर्ड दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा, बुला रहा है, मैं तो बुला रहा है। अच्छा जी, मैं बोलती हूँ, फिर ये हर बार ही कुछ प्रॉब्लम आती है। एक मिनट वेट। जब तक, अभी मैंने बोल दिया, अभी जब तक एडजस्ट होता है मेरी बात सुनते रहो, ठीक है। तो आई के तीन फॉर्मूलाज आपकी बुक्स में भी दिए हैं, एनसीईआरटी वाले फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, ठीक है। लास्ट वाला फॉर्मूला जो है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि आफ्टर अपॉन बिफोर, ए अपॉन बी मुझे लिखना है, तो ऊपर लिखना है कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बन गए हैं, जैसे NaCl है, बिफोर डिसोसिएशन तो वो एक ही मोल होगा, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन 2 हो जाएगा, वो वाली चीज, ठीक है। या एसिटिक एसिड है, बिफोर एसोसिएशन तो वो 2 मोल्स होंगे, जुड़ने के बाद 1 बन जाएंगे, तो ऊपर आफ्टर और नीचे बिफोर, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला है ये सेंटर वाला, वो है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर है ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड और नीचे है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव, आना यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है पर वॉट एवर, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड कौन सी हुई, जो आफ्टर वाली, क्योंकि मैंने बोला आफ्टर वाला ऊपर आएगा, ठीक है। ऑब्जर्व्ड हुई जो आफ्टर है, और कैलकुलेटेड हुई जो बिफोर, मतलब जो फॉर्मूला आपने किया था ना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, बिना आई के, वो नीचे लिखना है, वो वाली वैल्यू नीचे लिखनी है कैलकुलेटेड में, जो फॉर्मूला से कैलकुलेट की है, वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। और ऊपर जो है वो आपकी जो आई के साथ वाली है, क्योंकि आफ्टर, आई आई जो है वो आफ्टर वाला है, तो ऊपर आई के साथ वाली प्रॉपर्टी और नीचे आई के बिना वाली। तो आपको क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तब आपको समझ आएगा, क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन होगी, एक डेल्टा टीएफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, और एक डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, वो जो आप नॉर्मल फॉर्मूला से करते हो आई लगा के, ठीक है। तो आई लगा के करोगे तो वो आफ्टर वाली होगी, और एक आपको बिना आई के दी होगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताऊंगी तब पता चल जाएगा आपको। फिर है नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास आएगा, जैसे अगर मैंने ग्लूकोज सुक्रोज कुछ भी लिया, तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल मोलर मास हो गया। लेकिन अब नॉर्मल मोलर मास वो होगा जो मैंने फॉर्मूलाज डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, ये सब यूज करके मैंने निकाला होगा, उसको बोलेंगे अब नॉर्मल, बिना आई के,
जो मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया होगा वो आएगा आपका अब नॉर्मल। कुछ बेटर हुआ क्या? हाँ? अभी पूछती हूँ सर, देखते हैं सर बेटर हुआ, बोर्ड का विजन कुछ या भी नहीं वैसा ही है। नो मैम, पहले से बता रहा है। ये भी दिख रहा है इसमें, तो मैंने थोड़ा दूर दूर तक, ये वाला दिख रहा है। थोड़ा इंक्रीज हुआ मैम, हाँ जी, थोड़ा इंक्रीज हुआ। वो मैंने बस वो थोड़ा फॉर्मूला ज्यादा, ये थोड़ा ऐसे लिखा है ना, बड़ा बड़ा करूंगी तब भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ऐसे यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा ही लिखा है, अगर आप कर पा रहे हो मैं तो बाकी है, विजिबल है मैम, ठीक है। विजिबल। ठीक है, अब बाकी मैं साथ साथ में बोल देती हूँ ना, तो फिर आप इसको लिख लो, क्योंकि ये ऐसे अलग से एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर क्वेश्चन दिए हैं 2 और उसमें ये सब यूज हुआ है। ठीक है, तो देखो ये डिसोसिएशन वाला है कि अगर आपको बोला, देखो एसिटिक एसिड दोनों में यूज कर सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि वो डिसोसिएट हुआ है 2 मोल्स में, वो ये भी बोल सकता है कि एसोसिएट हुआ है, जुड़ गया है। ठीक है, तो अगर एसिटिक एसिड को डिसोसिएशन के फॉर्म में बोला है तो कहते हैं, ये मैंने इक्वेशन लिख ली, एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। जब T 0 है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है, तो मेरे पास 1 मोल एसिटिक एसिड है, 1 मोल एसिटिक एसिड है जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है तो आयंस तो टूटी नहीं होंगी ना, अभी मैंने सोल्यूशन नहीं बनाया, तो सोल्यूशन बनाने से पहले 1 मोल एसिटिक एसिड है मेरे पास। जब मैंने इसको डिसॉल्व किया, इस 1 मोल में से कुछ पोर्शन, इतना एल्फा, कुछ परसेंट इसका, कुछ पोर्शन इसका निकलता है, एल्फा पोर्शन इसका निकला, तो जो भी यहाँ पर कॉफिशिएंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उतना उतना पोर्शन उसका बनता रहता है। जैसे 1 एसीटेट आयन है तो ये 1 एल्फा हो गया, 1 H पॉजिटिव आयन है तो ये 1 एल्फा हो गया। तो इसको हम नहीं रिप्रेजेंट करते 1 को, पर अगर यहाँ 2 एसीटेट आयन होता तो 2 एल्फा हो जाता, 3 H पॉजिटिव आयन होता तो 3 एल्फा। ऐसे आपने लिख लिया इसको पहले कि कितना इसमें से निकला और कितना बना, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब हमें बनाने हैं तो टोटल इसको ऐड करोगे, ये वाला अल्फा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस एल्फा। ठीक है, अब क्या है, जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, उसमें एक आई की वैल्यू आपको गिवन होगी या आपको निकालनी होगी। निकालोगे कैसे, वो जो 3 फॉर्मूलाज हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी में भी, उन्हीं फॉर्मूलाज में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके आई की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होगी, और फिर उस आई की न्यूमेरिकल वैल्यू को इस वाले फॉर्मूला से इक्वेट करना होगा। सपोज एक आपका नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास, इस वाले फॉर्मूला को लगा के आई की वैल्यू 2.2 आ गई, तो एल्फा निकालने के लिए मुझे इस आई की जगह 2 होगा। ठीक है, वो अगेन मैं कह रही हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, ओके, तो मतलब ये एक्सप्रेशन आपको बनाना आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हो गया, मैं एंड में आपको एक फॉर्मूला लिखवा दूंगी, उसे आप डायरेक्ट भी पुट करके निकाल सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट है, जिनको समझ आ जाए वो अच्छी बात है, वो यही वाला फॉलो कर लें। ठीक है, अच्छा, अगर एसोसिएशन आ जाए, ये वाला आपका डिसोसिएशन का था, सॉरी, दिस वाज फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, अगर एसोसिएशन का आ जाए, एसोसिएशन में आप क्या करते हो,
ये 2 मोल एसिटिक एसिड आपने लिए हैं, जुड़ गए, ये जुड़ गए, ब्रैकेट के नीचे यहाँ 2 लिखा, ये जुड़ गए, अब 1 ही मोल हो गया ये, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप इसको 1 कंसिडर करते हो, यहाँ चाहे पूरा बैलेंसिंग के लिए, लेकिन इनिशियली अगर आप सोचते हो कि ये 1 मोल लूंगी तो इसका आधा ही रह जाएगा, इस 1 में से ये कुछ पोर्शन निकला तो ये आधा ही रह गया ना, 2 का 1 बन गया, तो 1 का हाफ हो जाएगा, मतलब ये हाफ एल्फा रह जाएगा, जिसको मैंने एल्फा अपॉन 2 लिखा है, ठीक है। मतलब 2 थे वो जुड़ के अब 1 ही बन गए हैं, तो ये 1 माइनस एल्फा और ये हाफ एल्फा या एल्फा अपॉन 2 बन गया है। टोटल मोल्स निकालोगे दिस प्लस दिस, बस ऐड करना है ये दोनों को, तो टोटल मोल्स निकल जाएंगे, तो इनका टोटल आएगा 1 माइनस एल्फा अपॉन 2, ठीक है, 1 माइनस एल्फा अपॉन 2, ये टोटल मोल्स आ गए। और जैसे मैंने कहा था आई के लिए आपको आफ्टर अपॉन बिफोर होता है, तो जुड़ने के बाद क्या आया और जुड़ने से पहले क्या था, तो जुड़ने के बाद 1 माइनस एल्फा अपॉन 2 आया और जुड़ने से पहले वो 1 था, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएशन के लिए आई का एक्सप्रेशन बन गया, जिसमें अगेन आपको क्वेश्चन में पहले आई का जुगाड़ किसी और 3 फॉर्मूला में से कोई भी एक और फॉर्मूला यूज होगा आई के लिए, वहां से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी और फिर आप एल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट में फॉर्मूलाज को याद करना है तो आप याद भी कर सकते हो, ये है डिसोसिएशन के लिए xi is equal to 1 plus alpha n minus 1 या alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1, ठीक है। और एसोसिएशन के लिए I is equal to 1 into 1 upon n minus 1 alpha या alpha is equal to I minus 1 1 upon n minus 1। आप ये वाले फॉर्मूला नीचे अल्फा वाला यूज कर लोगे तो आपको डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हो, एन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे जो भी एसोसिएट या डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है। अब इसको 1 मिनट, अभी आपको बोर्ड थोड़ा क्लियर दिख रहा है तो मैं कुछ स्क्रीन पे दिखाती हूँ, नहीं दिख रहा, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? असाइनमेंट है आपके पास? असाइनमेंट है बेटा? नो मैम, नो मैम। ओके, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देती हूँ, फिर आप लिखो, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन, 2 grams of benzoic acid. You can take out your NCERT. Let's do the 2 sample questions which are given in NCERT. वैसे मैंने असाइनमेंट पिछली बार भी भिजवाई, तो क्या आपको मिली नहीं है या आप लाए नहीं हो आज? ये पिछली बार चेक कर, ये है तो they are having it, they we have to ये है। अगर किसी के पास असाइनमेंट है तो हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे, पहले 9 क्वेश्चन MCQ है, नहीं तो आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन, यू कैन राइट इट डाउन एंड
try. Okay, so नंबर 10 है, देखो ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं इसमें 3 का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। अब आवाज मत करना, बहुत जोर पड़ेगा, आवाज नहीं। No, it is not okay. 10 milliliter of acetic acid. I hope you're writing 0.6 milliliter of acetic acid. Acetic acid is CH3COOH, having a density 1.06 gram per milliliter. Density 1.06 gram per milliliter is dissolved in 1 liter of water. 1 liter of water. The depression in freezing point. The depression in freezing point observed for this strength of acid. Observed for this strength of acid was 0.0205 degrees Celsius. 0.0205 degrees Celsius. Calculate the Van Hoff factor. Calculate the Van Hoff factor and dissociation constant of acid. And dissociation constant of acid. अब देखो आपको क्या करना है, पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, एसिटिक एसिड की वॉल्यूम दी है, उसकी डेंसिटी दी है, मास ऑफ सॉल्वेंट्स दिया है, ठीक है। आपको इसको यूज करके मोलालिटी निकालनी है, पहले सब मोलालिटी निकालो, ठीक है। मोलालिटी निकलेगी तो डेल्टा TF इज KF इनटू M करके आप डेल्टा TF निकालोगे, ठीक है। और एक डेल्टा TF आपको गिवन है, ठीक है। ये वाला कौन था जो आप निकालोगे बिना आई के, वो कैलकुलेटेड डेल्टा TF होगा, और एक डेल्टा F जो आपको गिवन है वो आई लगाने के बाद होगा, आफ्टर वाला, ठीक है। गिवन वाले की वैल्यू है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो आप निकालो आपका कैलकुलेटेड डेल्टा TF कितना आता है। इसके लिए कुछ भी आपने मेरे से पूछना है कि मैम ये वैल्यू बता दो, ये कैसे करेंगे वो बता दो, पहले आप मोडालिटी निकालो और डेल्टा TF कैलकुलेटेड वाला फ्री निकालो
205 विजिबल है आपको मोलारिटी यहाँ पर भी दिख जाएगी निकलती हुई भी है। हाँ, इज इट विजिबल? ये मोलारिटी आप ऐसे इससे निकाल लोगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, अब इस मोलारिटी को डेल्टा टीएफ निकालना है इसको यूज करके, ठीक है। ऊपर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर डेंसिटी यूज करके मोलारिटी निकाली, फिर हमने डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF into M फॉर्मूला यूज करके डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.86 और मोडालिटी आपकी आ गई 0.0106 और इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टीएफ आपके पास मल्टीप्लाई करके
0.0197। ठीक है, अब ये हमने एक डेल्टा टीएफ निकाल लिया कैलकुलेट करके। अब वेंट ऑफ क्या कहता है? वेंट ऑफ कहता है ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम ऊपर लिखेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट calculated freezing point, calculated freezing point। ठीक है, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट उन्होंने क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है। ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट है 0.0205 और कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.0197। ठीक है, तो ये दो आई की वैल्यू ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी और ये आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट की। तो दो आई की वैल्यूज इसमें पुट करके ये सॉल्व करके आपके पास आया 1.041। ठीक है, यहाँ तक समझ आया हमने क्या किया? हमने पहले मोलालिटी निकाली, मोलालिटी से डेल्टा टीएफ निकाला। एक डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में गिवन है, तो दिए हुए डेल्टा टीएफ को कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ से डिवाइड किया, क्योंकि वेंट ऑफ का वो एक फॉर्मूला है। तो हमें आई की वैल्यू मिल गई 1.041। क्या तक समझ आया क्या किया हमने? यस और नो बोल दो। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? यहाँ तक तो ठीक है, हमारा आई आ गया। इसने पूछा था वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करो और डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, वेंट ऑफ तो हो गया, मतलब एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे करते हैं? उसके लिए वही आपको मैंने कहा था, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास एसिटिक एसिड है, डिसोसिएट करती है एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन में। ठीक है, तो आयन ये देखिए, अगर इनिशियली आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स आप लेते हो तो इनिशियली ये तो डिसोसिएट होंगे ही नहीं, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसमें से कुछ पोर्शन निकलता है 1 माइनस अल्फा, या x लिख लो, अल्फा लिख लो, कुछ भी। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा या x x बन जाएगा n इंटू अल्फा, इसका नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। फिर I के अगर आप एक्सप्रेशन लिखो तो I, जैसे मैंने आपको बताया था, आफ्टर अपॉन बिफोर होता है। तो आफ्टर यहाँ पर टोटल निकालना पड़ेगा कि जब वो डिसॉल्व हुआ उसके बाद कितनी वैल्यू है। तो ये n इंटू 1 माइनस अल्फा एन अल्फा या एन एक्स को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल n इंटू 1 प्लस x। ठीक है, ये आपका टोटल मोल्स आ जाएंगे। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये आपके टोटल मोल्स आ जाएंगे। इन तीनों को ऐड करना है, ये जो ऊपर है इसको ऐड करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आपको टोटल मिल जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स। अब आई का एक्सप्रेशन, आई क्या होता है? आफ्टर अपॉन बिफोर। तो ये आफ्टर वाली वैल्यू आ गई n इंटू 1 प्लस एक्स, और बिफोर तो 1 था ही, पहले तो एक ही मोल लिया था, उसके बाद डिसोसिएट किया है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें x की वैल्यू, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर डालना है, दिस n इज नंबर ऑफ मोल्स, n इज नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला था जब मोलालिटी निकाला था, पर क्या नंबर ऑफ मोल्स आया? मैंने अलग से निकाला था पहले, वो 0.01। यहाँ पर देखो, देख लो, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकाला था।
यहाँ से आपको n डालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स है। जिसने नहीं लिखा था यू कैन राइट दिस, मोलालिटी निकाली थी, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने मोलालिटी निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला था। तो यहाँ पर आपके n की वैल्यू है 0.0106, ठीक है। यहाँ n 0.010, ठीक है। एक आपने आई के लिए यहाँ पर n मोल किया था ना, तो n से डिवाइड कर दो, फिर तो ये n कट जाएगा। इनिशियल मोल्स n लिए थे, ये आफ्टर अपॉन बिफोर में, तो बिफोर वाला n है, n कट जाएगा, तो ये सिर्फ आपके पास i इज इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा i आपके पास आया है 1 पॉइंट, आपके पास पीछे आया था वैल्यू निकाल के 1.041, ठीक है। तो दो वैल्यूज आपके पास आई की आ गई, एक आया डेल्टा टी एफ गिवन अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड से, ठीक है। और एक आई आपके पास आया इस एक्सप्रेशन से जो कि है 1 प्लस एक्स। तो बेटा यहाँ तक पता लगा क्या क्या किया हमने अभी? है तो बताओ। हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, फिर मोलालिटी निकाला, फिर डेल्टा टी एफ निकाला। डेल्टा टी एफ की गिवन और कैलकुलेटेड वैल्यू से फिर हमने आई निकाला, वेरीफाई 1.041, और ये हमने उसका एक्सप्रेशन लिख के, अब यहाँ पर ये आई की वैल्यू में पुट कर दूं तो 1.041 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी इसमें बताओ? व्हाट इज एक्स ऑफ एक्स क्या? 1.041 थे ना ये। हाँ जी, तो 1.041 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0.041 आपकी। क्या तक डालना बेटे? देख दो, कुछ भी यहाँ तक नहीं पता पूछ लो, फिर उसके बाद बस अब के एक्सप्रेशन, के का एक्सप्रेशन बनाना है जैसे इक्विलिब्रियम में बनाते थे, और फिर करना है। ओके, अब हमें निकालना है कांस्टेंट के। किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए। तो एसिटिक एसिड की जो आयंस बनी थी वो थी एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन होती है मोलारिटी में। हम अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो अब देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड में ये वैल्यूज हम पुट करेंगे n इंटू 1 माइनस और यहाँ ये वैल्यूज करेंगे जो भी हमें ऑब्टेन हुई है। सेम यहाँ पर n की और x की वैल्यूज पुट करेंगे
देखो आपकी क्या क्या वैल्यूज आई हैं, वो वैल्यूज फिर पुट करते हैं। CH3COO नेगेटिव में एन मोलारिटी है 0.0106 और एक्स की वैल्यू थी 0.041। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एसिटेट आयन की। फिर उसके बाद H पॉजिटिव आयन के लिए भी सेम है, 0.0106 इंटू 0.041। और फिर एसिटिक एसिड के लिए है 0.0106 इंटू 1 - 0.041। ये पिछला जो आपका एक्सप्रेशन था उससे रिलेटेड है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको फिर इजी रहे। ये है आपका n इंटू 1 - x। ठीक है, n और x की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करनी है। और नहीं, ये तो दिस इज n x एंड n इंटू 1 - x। ये वैल्यू यहाँ सॉल्व करो अब इसको। सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, तो आपने देखा कितना सारी चीजें थी इसमें अलग अलग। पहले इसमें वेंट ऑफ निकालना था, वेंट ऑफ निकालने के बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए इसकी इक्वेशन बननी थी, और फिर उसमें एक्सप्रेशन, और फिर नंबर ऑफ मोल्स इसमें अलग से आपको पुट करने पड़े। ठीक है, अच्छा अब एक और है इसमें एसोसिएशन से रिलेटेड, इनके पास असाइनमेंट है, उसका 11th क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन लिखे बेटे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो जिनके पास ये है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम्स आपके पास बेंजोइक एसिड है, 30 ध्यान से सुनो, COOH, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 25 ग्राम्स, वो है बेंजीन। बेंजीन इसमें आपका सॉल्वेंट है। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62। डेल्टा TF दिया है 1.62 केल्विन, एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF की वैल्यू दी है 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, और आपसे परसेंटेज एसोसिएशन पूछी है, इसका मतलब एसिटिक एसिड इसमें एसोसिएट कर रहा है।
ओके, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है इसमें? मास गिवन है सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, डेल्टा टीएफ और केएफ आपको गिवन है। तो हम इसमें से मोलर मास, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये ग्राम्स में है तो इनटू 1000 कर देंगे, और जो इसका केएफ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आपके पास मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम इसमें ये कैलकुलेट करेंगे। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, बाकी सब तो गिवन है। तो हम इसमें ये मोलर मास पहले यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, और जो दूसरा मोलर मास है वो हम इस फॉर्मूला, जो सोल्यूट है हमारा, उसके फॉर्मूला में, जैसे 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, इससे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाएगा। ये नॉर्मल मोलर मास है इसका, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, जो हमें फॉर्मूला से मिलेगा। और दूसरा जो मैं इस फॉर्मूला से करूंगी, ये कैलकुलेटेड वाला आया, ये अब नॉर्मल आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने वेंट ऑफ फैक्टर नहीं यूज किया है। बिना वेंट ऑफ फैक्टर वाला अब नॉर्मल आता है। तो एक मोलर मास आप कैलकुलेट करो और एक मोलर मास फॉर्मूला से बनाओ, ठीक है, और इसको आई में डाल दो, ठीक है। आई क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब नॉर्मल आएगा ये वाला, ठीक है, ये अब नॉर्मल यहां से फॉर्मूला में पुट करके जो आएगा वो अब नॉर्मल होगा, ठीक है। और जो आप ऐड करके इसमें ये कर रहे हो ये आपका नॉर्मल होगा। यहां से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको कैलकुलेशंस बताती हूँ कि इनका जो कैलकुलेट, ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करके मोलर मास आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 241.98। ये फॉर्मूला से कैलकुलेट होके आ रहा है, और ये जो आप ऐड करके खुद निकाल रहे हो ये आपके पास आता है 122। ये पूरा आएगा 122, इतना ही आएगा ना, ठीक है, 122। अब अगर आप आई की वैल्यू निकालते हो इसमें, तो आई नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास, ये 122 हमने जो ऐड करके निकाला, और ये 241.98 जो हमने डेल्टा टीएफ वाले फॉर्मूला से निकाला। इसको डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? एक मिनट में निकाल के देखती हूँ एग्जैक्ट कितनी आ रही है। दिस इज 122 divided by 241.98. This gives you 0.50, 0.5 कह लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने पहले आई की वैल्यू निकाल ली। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा आपको एक आई का एक्सप्रेशन बनाना होगा और एक आई की वैल्यू बनानी होगी। वैल्यू के लिए जो 3 फॉर्मूलाज हैं उसमें से 2 फॉर्मूला में से कोई होगा, मोलर मास वाला या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला। तो यहाँ पर हमने मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन थी, तो वो यूज करके आई की वैल्यू निकाल ली। अब आई का एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्सप्रेशन के लिए क्या, हमारे पास ये बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, जो ये कहता है कि ये एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब पहले ये 2 मोल्स थे, फिर ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले अगर 1 था तो 0, 1 माइनस एल्फा, तो ये एल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, हाफ एल्फा बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन बनाया था हमने, और इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है
वो 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 हो जाएंगे आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल दे देगा आपको, ठीक है। इन दोनों का ऐड करके ये आएगा। तो आई का एक्सप्रेशन ऐसे, और फिर आई क्या होता है मैंने कहा था आफ्टर अपॉन बिफोर, याद रखना ए बी। तो आफ्टर कितना हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, और बिफोर आपने 1 ही लिया था। तो ये आई का एक्सप्रेशन हो गया और ये आई की वैल्यू हो गई। बस आप इसको अगर इक्वेट कर दोगे तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अपना फोकस यही रखना है अपने क्वेश्चन में कि आपको या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज याद रख सकते हो जो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला दिए थे, वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ आयंस में हो रही है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज क्योंकि इसमें क्या है, अगर सीधा क्वेश्चन है तब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर पाते हो। अगर थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो आपको मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूलाज यूज करना जो एनसीईआरटी में एटलीस्ट 2 सैंपल क्वेश्चंस उनको घर जाके करना, ठीक है। और कोई डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।